हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर नंबर 23 में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 23 में। और दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 23 है, ये इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो छोटी सी सब सीरीज हमने शुरू की, उस सीरीज का, उस श्रृंखला का 5वां पार्ट है। दोस्तों, हमारे सभी लेक्चर्स के लिए प्रीवियस लेक्चर्स, आज का लेक्चर या फ्यूचर लेक्चर्स के लिए जो मेन हमारा रेफरेंस मटेरियल है, रेफरेंस सोर्स है, बुक है, वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह या भारतीय अर्थव्यवस्था बाय रमेश सिंह जी। ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो सभी तरह के हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स या स्टूडेंट्स इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 23 वहीं से शुरू होगा जहां हमारा पिछला लेक्चर नंबर 22 खत्म हुआ। और लेक्चर नंबर 22 में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की चर्चा की, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, शिप बिल्डिंग सेक्टर हो, इसके साथ साथ टेक्सटाइल एंड एपरल्स हो, इसके साथ पीएलआई स्कीम, क्या है पीएलआई स्कीम, क्यों चर्चा में बनी रहती है, साथ ही साथ कौन कौन से सेक्टर्स इसमें कवर्ड हैं, कब लॉन्च की गई, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हमने बात की एफडीआई पॉलिसी मेजर्स के बारे में, फिर हमने बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट 2003 से वर्ल्ड बैंक लगातार पब्लिश करते रहे हैं, हाल ही में जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्या कंट्रोवर्सी है, तमाम चीजों के बारे में हमने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, साझा की। और लास्ट में लेक्चर 22 में हमने बात की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 23 करीब 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपके साथ चर्चा करेगा। आज के लेक्चर को सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव से। क्या रहा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कब इसको लॉन्च किया गया और आज की क्या सिचुएशन उभरती हुई दिखाई देती है। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0 या इंडस्ट्री 4.0। फिर हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, माइनिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे कोविड-19 और उस दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ने अंजाम दिया। फिर हम बात करेंगे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और लास्ट में आज के लेक्चर 23 में हम क्लोज करेंगे पावर सेक्टर के एक ब्रीफ डिस्कशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सब टॉपिक लेक्चर नंबर 23 का स्टार्टअप इंडिया से। स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब लॉन्च की गई होगी, किसने इसको लॉन्च किया होगा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2016 में और इसका स्लोगन रहा स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। इसके जो मेन मिशन या स्कीम रही, इसके इंपॉर्टेंट पर्पस या एम्स के बारे में बात करें तो इसका जो मेन एम रहा वो रहा कि किस तरीके से पूरे देश में हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप करें जिससे इनोवेशन हमारे देश में बढ़े। इसके अलावा एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को पूरा कंट्री कैसे अचीव कर पाए। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक अधूरी है या बेमानी है जब तक उसमें लार्ज स्केल, भारी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना हो, और अगर रोजगार जनरेट ना कर पाए तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ को आप इनकम्प्लीट कहेंगे, उसको आप नॉन इंक्लूसिव कहेंगे। तो इस मिशन के, स्टार्टअप इंडिया के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स रही कि इनोवेशन हो, इनोवेशन से हम एक सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाएं और ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव कर पाएं जिससे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हमारी इकोनॉमी, हमारा कंट्री जनरेट करता चला जाए। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके साथ साथ इसको हम बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सभी में भी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव्स को बढ़ाएं, इंप्लीमेंट करें, इनको लागू करें। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी सिटीज में इसको लागू करें या टायर 1 सिटीज में ही इसको लागू करें, इसको हम छोटे शहरों में, कस्बों में, टायर 2 सिटीज में, टायर 3 सिटीज में भी इसको लागू किया जाएगा, जा रहा है। इसके अलावा अर्बन सेंटर्स के साथ साथ, मतलब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ, इसको सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जब इस इनिशिएटिव को जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया तो उस वक्त के इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 की बात करें तो कई सारे इनिशिएटिव्स को लिस्ट आउट किया गया कि जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, जिसका मेन मोटो है, लोगो है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसको कैसे अचीव करेंगे। इसके कई तरीके हैं
जिस तरीके से हम एक ऐसा इकोसिस्टम हमारे देश में बना सकते हैं जिससे हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सकें, इनोवेशन को बढ़ावा दे सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा दे सकें, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकें। जिसमें पहला इनिशिएटिव होगा कि हम एक इस तरह की कंप्लायंस रिजीम बनाएं जो कि सेल्फ सर्टिफिकेशन पे बेसिस है। मतलब बार बार सरकारी दफ्तरों के, गवर्नमेंट ऑफिसेस के, लाइसेंसिंग के, परमिट्स के आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप खुद सर्टिफाई करके दे दीजिए कि मैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे कंप्लाई करता हूं, उनको पूरा करता हूं, ताकि बेवजह आपको परेशान ना किया जाए। इस इनिशिएटिव का पर्पस यही रहा कि जो रेगुलेटरी बर्डन है और कंप्लायंस कॉस्ट है इसको कम किया जाए। जो बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो अपने बिजनेस पे फोकस कर सकें, रोज रोज लाइसेंस, परमिट्स, इंस्पेक्शंस के चक्कर में ना फंसे रहें। इसका मतलब सेल्फ सर्टिफिकेशन, कम रेगुलेटरी बर्डन और कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना। दूसरा इनिशिएटिव कि जो स्टार्टअप इंडिया हब है उसको क्रिएट किया जाएगा और वो पूरे देश के लिए एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट की तरह एक्ट करेगी, जिसमें जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे कंट्री का, वो उसका फायदा उठा सके, अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर सके और अगर किसी को फंडिंग चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, वो फंडिंग भी वहां से सोर्स कर सके। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, एक पोर्टल को लॉन्च किया गया जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर सके हमारे स्टार्टअप्स के लिए, ताकि गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जहां से आपको एनओसीज लेनी है, जहां से आपको परमिशन लेनी है, जहां से आपको परमिट्स लेने हैं, वो सारी चीजें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करते हुए आप इस मोबाइल ऐप के थ्रू, पोर्टल के थ्रू आसानी से ले सकें। इसके अलावा जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसके नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया, क्योंकि अगर आप इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के, मतलब सरकारी ऑफिसेज, डिपार्टमेंट, सरकार जो चीजें खरीदती है उन नॉर्म्स को आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो हमारे जो छोटे स्टार्टअप्स हैं इनको शायद मौका नहीं मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप इंडिया या हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसके नॉर्म्स में काफी रियायतें, काफी छूट या रिलैक्सेशंस भी दिए। इसके अलावा जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको हम आईपीआर रिजीम में, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें कैसे मदद कर सकें, इसमें उनकी कॉस्ट को कैसे लो कर सकें, इसके लिए उनको लीगल सपोर्ट दिया जाएगा। उनके जो पेटेंट्स हैं उसको एग्जामिन करने के लिए एक फास्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी इसमें बनाया जाएगा, ताकि अगर कोई इनोवेट करता है, कोई भी स्टार्टअप अपना कोई पेटेंट फाइल करना चाहता है तो उसके एप्लीकेशन को प्रायोरिटी पे एग्जामिन करके कम कॉस्ट पे उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा मान लीजिए कोई स्टार्टअप कोई शुरू करता है और स्टार्टअप किसी वजह से नहीं चल पाता। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं लाइफ में, जरूरी नहीं कि हमेशा वो सक्सेसफुली हो। तो इंडिया में यह भी माना जाता था कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना तो एक चैलेंज है ही है, उसको बंद करना एक उससे भी बड़ा चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो एग्जिट नॉर्म्स हैं, किसी कंपनी को रैपअप करने के नॉर्म्स हैं, बंद करने के नॉर्म्स हैं, उनको भी हम फास्ट बनाएंगे, आसान बनाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो सभी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। और यह पैसा आप कहां से लेंगे? कई बार तो प्राइवेट फंडिंग आपको मिल सकती है, लेकिन अगर वहां से नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट इनको फंड करने की कोशिश करेगी, एक फंड ऑफ द फंड्स बना के करीब 10,000 करोड़ रुपए का। इसके अलावा एक क्रेडिट गारंटी फंड गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी कि अगर कोई हमारे स्टार्टअप्स किसी से लोन लेते हैं तो उस लोन की गारंटी गवर्नमेंट देगी। अगर वो स्टार्टअप किसी वजह से उस लोन को वापस नहीं चुका पाता है और वो गवर्नमेंट की कंडीशंस को मीट करता है तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उस फाइनेंसर को गवर्नमेंट पैसा वापस दे सके। सिमिलरली जो कैपिटल गेन्स हैं उनके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन की फैसिलिटी। इसके अलावा जो इनकम टैक्स है, स्टार्टअप्स अगर हमारी कोई भी इनकम जनरेट करते हैं तो 3 साल के लिए इनकम टैक्स पे करने से उनको छूट दी गई है, जिसको बाद में मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया, सेतु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ताकि वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स हम कैसे बना सकें, बिजनेसेस में स्टार्टअप्स को कैसे लाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को कैसे बढ़ावा दें, और खासतौर से टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरियाज में, और सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, टायर 1 सिटीज में, टायर 2 सिटीज में, टायर 3 सिटीज में, सेमी अर्बन, अर्बन एंड रूरल एरियाज, सभी जगह। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो, एनआईटीज हो, बाकी भी जो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम कैसे इनोवेशन सेंटर्स बनाएं ताकि सक्सेसफुल इनोवेशन
इंक्यूबेशन R&D एफर्ट्स को वहां पे हम लागू कर सकें, बढ़ा सकें। तो गवर्नमेंट ने कहा इसको प्रमोट करने के लिए हम IIT मद्रास का जो रिसर्च पार्क का मॉडल है उसकी तर्ज पे 7 नए रिसर्च पार्क स्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेंटर में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में खासतौर से हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा एक इनोवेशन फोकस प्रोग्राम लॉन्च किया गया स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कल्चर डेवलप हो, एक माइंडसेट चेंज हो कि हाँ भी हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स इसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने समरी में अगर आप कहें तो कई सारे नए इनिशिएटिव्स लेने की भी कोशिश की स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत। जैसे कि जो रेगुलेटरी बर्डन है उसको कम करेंगे, कैसे? सेल्फ सर्टिफिकेशन से। गवर्नमेंट ने कहा कि जो 3 लेबर लॉज हैं और 6 एनवायरमेंटल लॉज हैं, इसमें आपको इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत नहीं, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, एनओसी लेने की जरूरत नहीं। आप खुद सर्टिफाई करके दे दीजिए कि उन सारे लॉज को हम मीटअप करते हैं, उन सारे कंप्लायंसेस को हम पूरी तरह कंप्लाई करते हैं, तो बेवजह आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स परेशान नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि स्टार्टअप इंडिया जो हब है इसको सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह हम एक एक्सचेंज की तरह यूज करेंगे, जिसमें लोग आए, फंड्स वहां से ले सकें, अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर सकें, आइडियाज को आपस में बाउंस बैक कर सकें। और फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए जो स्टैब्लिश किया गया, कितना कॉपस रहा? 10,000 करोड़। और कौन इसको मैनेज करेगा? सिडबी। इसके अलावा सिर्फ इंडस्ट्री या एकेडमिया अगर 2 अलग अलग साइलोज में काम करें, मतलब एक साथ काम ना करें हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री, तो भी कोई भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी, स्टार्टअप्स उसमें फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इंडस्ट्री और एकेडमिया की पार्टनरशिप को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, इंक्यूबेशन को बढ़ा सकें, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लेने की कोशिश की है स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो बायो एंटरप्रेन्योरशिप है, बायो क्लस्टर्स हैं, बायो इंक्यूबेटर्स हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसर्स हैं, बायो कनेक्ट हैं, इन सारे ऑफिसेस को, इन सारे इनिशिएटिव्स को पूरे देश में, पूरे इंडिया के जो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी लागू करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं उनको सीड फंड मिल सके, इक्विटी फंडिंग मिल सके, उसके लिए भी हम इनिशिएटिव्स लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि जो इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास माना जाता है। तो ये जो इमर्जिंग एरिया है कि बेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, डिजिटल इंडिया मिशन है, उसके साथ भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ा जाए। और ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टअप्स हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं, स्पाइन हैं न्यू इंडिया के, नए भारत के। और ये एनकरेज करेगा हमारे यूथ को कि आप जॉब सीकर्स, मतलब आप नौकरी खोजने के बजाय खुद इस लायक बने, अपनी कंपनी खोलें, अपने स्टार्टअप्स खोलें और दूसरों को आप नौकरी दें। सो यू बिकम जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब सीकर्स। और अगर हम कुछ आंकड़े देख लें तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के एरिया में वर्ल्ड का एवरेज है रफली 64%, वहीं इंडिया का एवरेज है 87%। मतलब इंडियन सिटीजन्स ऑलरेडी फाइनेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को यूज करने में दुनिया के सबसे अग्रणीय देशों में अब आ चुके हैं। सिर्फ यूएस और चाइना हमसे आगे हैं, उसके बाद इंडिया है। मतलब फिनटेक टेक्नोलॉजी सेंटर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हमको देखने को मिले हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा यह जो एक इमेंस अपॉर्चुनिटी है, अनटैप्ड पोटेंशियल है फिनटेक सेक्टर का, इसको भी हम एक अच्छा फेवरेबल इकोसिस्टम बना के फिनटेक्स को इंडिया में कैसे ग्रो करवा सकें, स्टैब्लिश करवा सकें, फ्लरिश करवा सकें, इस पे भी हम लोग फोकस करेंगे। और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनाएंगे गुजरात की गिफ्ट सिटी में। इसका मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वहां पे स्टैब्लिश किया गया है, जो कि फिनटेक एरिया में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में काफी मददगार साबित हो रहा है। और अगर हम 2021 की बात करें, जब 5 साल पूरे होते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के, 84,000 से भी ज्यादा, 84,000 से भी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। इंडिया दुनिया के सबसे अच्छे स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऑलरेडी रिकॉग्निशन पा चुका है। और स्टार्टअप्स अब सिर्फ ट्रेडिशनल टेरिटरी जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो उस तक ही सीमित नहीं रहे हैं। अब जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो, सैटेलाइट हो, स्पेस सेक्टर हो, रेलवेज हो, रोबोटिक्स हो, एआई हो,
या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, उसमें भी इंडिया में लगातार स्टार्टअप हमारे उभरते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा स्टार्टअप इंडिया का एक छोटा सा डिस्कशन। 2016 में इसको लॉन्च किया गया। 84,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं, चाहे वो फिनटेक सेक्टर हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, सैटेलाइट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो। हर एरिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की वजह से हमको इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा जो मेजर सब टॉपिक है वो है इंडस्ट्री 4.0 या इंडस्ट्री 4.0 जिसको कहा जाता है। और जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या जिसको इंडस्ट्री 4.0 कहा जाता है स्टार्ट हुआ, और इस स्टार्टिंग का मतलब है कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सबको आप एक साथ ले आएंगे। इन सारी टेक्नोलॉजीज को आप इंटीग्रेट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने में, बेहतर बनाने में, वैल्यू चेन को अपग्रेड करने में, उसको कहा जाएगा इंडस्ट्री 4.0 या चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जब इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लिया जाएगा इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अब वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ेगी। एक ऐसा अच्छा इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करते चले जाएंगे, जिससे इंडस्ट्री 4.0 में ये टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन और तेजी से अपने देश में हम बढ़ा सकें। यह भी कहना है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इंटरनेट पेनिट्रेशन को लेके और ऐसे नए इमर्जिंग एरियाज जैसे कि हाई एंड मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हो, जो मेजर पिलर्स हैं इंडस्ट्री 4.0 के, उसमें भी अब इंडिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही दिशा में कि हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हाइपर एफिशिएंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को, इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करते हुए अब नेक्स्ट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में अंजाम दे सकें। और क्या वैल्यू है इंडस्ट्री 4.0 की या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, और किस तरीके से इसको अडॉप्ट करके इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। गवर्नमेंट ने कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सामर्थ, स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। इसके अलावा उद्योग भारत 4.0 इसको एस्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब भारी उद्योग डिपार्टमेंट के अंडर, जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। और इसका एम है कि किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को एनकरेज कर सकें। और यह आप कैसे करेंगे? अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के थ्रू। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2018 में ही सोच लिया कि क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 ऑलरेडी इमर्ज हो रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, तो 2014 में ही सेंटर ने एक सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टैब्लिश किया, जिसका पर्पस रहा कि हम ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स इन नई टेक्नोलॉजीज के लिए बनाना शुरू कर दें जो फ्यूचर में वैल्यू एडिशन करेंगी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में। और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए अंडर इंडस्ट्री 4.0 गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंक्यूबेशन सेंटर्स को बढ़ाएंगे, इनोवेशन को बढ़ाएंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, फंडिंग बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री और एकेडमिया की पार्टनरशिप और मेंटरशिप को भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा कोई भी स्टार्टअप होगा, नई इंडस्ट्री होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, तो एक मेजर पार्ट उसका होता है कि नई टेक्नोलॉजी जैसे ही आप अडॉप्ट करते हैं, आप चाहते हैं उसको पेटेंट करवा लें ताकि कोई भी और उस टेक्नोलॉजी को यूज ना कर पाए। जो यूज करे वो आपको उसके लिए पहले पैसा दे, आपसे परमिशन ले, तभी तो आपकी जो मेहनत है वो आप प्रिजर्व कर पाएंगे, उसकी वैल्यू आप कैपिटलाइज कर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम है, आईपीआर रिजीम है, इसको मॉडर्नाइज करेंगे। और कैसे मॉडर्नाइज करेंगे? हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेज हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसमें टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, लीगल कंप्लायंसेस को कम किया जाएगा, और आईपी फाइलिंग, इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो फाइलिंग है उसको आसान बनाया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए, या फिर हमारे स्टैंड अप इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए इन कंप्लायंसेस को कम से कम रखा जाएगा।
इसके अलावा जो हमारी फीमेल विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैसे सपोर्ट करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट करें या बाकी सेक्टर्स को कैसे सपोर्ट करें, इस डायरेक्शन में भी इंडस्ट्री 4.0 प्रोग्राम के तहत काम किया जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की बात करें तो इसमें ऐसा नजर आता है कि 2016 से अगर अपने आप को हम कंपेयर करने लगे तो 5 साल में 46% से भी ज्यादा हमको ग्रोथ दिखाई देती है हमारे पेटेंट्स फाइलिंग में। मतलब इंडियन जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब अब वो सिर्फ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल रन ऑफ द मिल मतलब रेगुलर टाइप का काम सिर्फ नहीं कर रहे हैं, अब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट लेवल पे जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जहां बात हो रही है, उसमें अब ट्रांजिशन करना शुरू कर चुके हैं। इसका मतलब अब हम सिर्फ एक जिसको कहा जाता है स्वेट शॉप ही नहीं, अब हम एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ तेजी से मार्च करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये जो मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने अंडर इंडस्ट्री 4.0, इसके अब डिविडेंड्स हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश अब उन फायदों का लाभ उठाता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तो 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया अब दुनिया के 40 टॉप इनोवेटिंग कंट्रीज में आ चुका है और यह पहली बार हुआ है 2022 में कि टॉप 40 में इंडिया आया है। और 2007 में लॉन्च होने वाले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में हमारी रैंक रही 81st और 2022 में मतलब सिर्फ 7 साल में हमने अपने आप को टॉप 40 कंट्रीज में प्लेस कर दिया है। और अगर आप देखें तो 2022 में ग्लोबली हम 40th रैंक पे हैं, मतलब 40वीं रैंक में हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल और साउथ एशियन रीजन की तो इंडिया उसमें टॉप आका गया है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में। वियतनाम को हमने पछाड़ा है, वियतनाम अब 48th रैंक पे है और सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन में इंडिया 40th रैंक पे आते हुए सबसे टॉप पायदान पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये रैंक करता है अलग अलग कंट्रीज को, इकोनॉमीज को, उनकी इनोवेशन की परफॉर्मेंस पे और करीब 80 इंडिकेटर्स पे अलग अलग इकोनॉमी को, अलग अलग कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है। कई सारे इसमें मेजर्स हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उस कंट्री का कैसा है, एजुकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, नॉलेज क्रिएशन कैसी है इकोनॉमी का, उसके बेसिस पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे आपको रैंक दी जाती है। 2007 में रैंकिंग स्टार्ट हुई, 2015 में 81st रैंक, 2022 में 40th रैंक और पूरे सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन में टॉप रैंक। व्हाट एन अमेजिंग अचीवमेंट। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट डिस्कशन ऑन इंडस्ट्री 4.0। जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है आज का वो है मिनरल्स के बारे में। और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की जो पूरी प्रोसेस है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अब जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसके अलावा जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, क्योंकि हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग होगी, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, उसके लिए अलग अलग तरह के नए तरह के मिनरल्स की हमको जरूरत पड़ेगी। इंडिया में अगर आप देखें तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनके रिजर्व्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक हम उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं, उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, उस पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाए हैं। और कई सारे लेजिस्लेटिव इश्यूज रहे, कई सारे प्रोसीजरल रीजंस रहे, कई सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स भी रहे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इन समस्याओं को, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम जो 1957 का हमारा MMDR माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसको अमेंड करेंगे। 2015 में गवर्नमेंट ने इस 1957 के माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट MMDR एक्ट में बहुत सारे मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस को अंजाम दिया। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम जो भी मिनरल कंसेशंस होंगे, मतलब अगर किसी को मिनरल्स एक्सप्लोर करने हैं तो सिंपल एप्लीकेशन देके जिसने पहले एप्लीकेशन दी उसको पहले अलॉटमेंट मिल जाएगा, इसको खत्म करेंगे क्योंकि इसमें पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कोल स्कैम का, क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्जेक्टिवनेस होती है कि पहले कौन आया, किसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, कमिटी कई बार सही एप्लीकेशन को हो सकता है रिजेक्ट कर दे, गलत एप्लीकेशन को हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले। इस सबको हटा दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। अब जितने भी मिनरल्स के कंसेशंस होंगे उन सभी को ई ऑक्शन के थ्रू अलॉट किया जाएगा। मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, वो जो ब्लॉक्स होंगे किसी भी मिनरल के, चाहे वो कोल हो, बॉक्साइट हो, जिंक हो, कोई और मिनरल हो, आप बिड करिए, हाईएस्ट जो बिडर होगा
उसके इसके सारे पेपर्स कंप्लीट होंगे, कंप्लायंस करेंगे, उसको ऑक्शन के थ्रू वो मिनरल कंसेशन मिल जाएगा। पहला मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इन 2015। दूसरा, इंडिया ने पहली बार कि हमारे पास मिनरल्स के रिजर्व्स तो बहुत हैं, लेकिन हम ठीक से उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, पता नहीं लगा पाए हैं कि किस जगह कौन से कितने मिनरल्स हैं, कैसे उनको हम निकालें, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करें। इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने पहली बार 2015 में एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, जिसको NMET भी कहा जाता है, उसको एस्टैब्लिश किया कि इसके थ्रू मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन को कैसे हम इंडिया में बढ़ावा दे सकें। और गवर्नमेंट ने कहा कोई भी मिनरल हो, सभी को यूनिफॉर्मली एक 50 साल की लीज दी जाएगी, वरना कई बार 10 साल, कई बार 30 साल, कई बार 40 साल। जो मिनरल कंसेशनर्स होते हैं उनको भी एक टेंशन, कंफ्यूजन, एक दिक्कत हमेशा इस बात की बनी रहती थी। गवर्नमेंट ने कहा सभी को फ्लैट यूनिफॉर्म लीज पीरियड देगी 50 साल की। 50 साल में आप मिनरल्स को एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लॉइट करिए, खुद भी मुनाफा कमाइए और देश की इकोनॉमी में भी आप कंट्रीब्यूट करिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि जो पहले ये कंडीशन हुआ करती थी कि अगर आप कोई भी मिनरल कंसेशन को ऑक्शन करवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे, स्टेट्स को अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एटॉमिक मिनरल्स, कोल और लिग्नाइट, जो 3 स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, इनको अगर आप कंसेशन में देना चाहते हैं, किसी को आप अलॉट करना चाहते हैं, सिर्फ इन 3 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। बाकी किसी और मिनरल के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन, पहले से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि बहुत बार यह देखा जाता है कि जिन एरियाज में मिनरल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, पूरा छोटा नागपुर प्लेटो हो गया, और भी एरियाज हो सकते हैं, वहां से जब मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो वहां की लोकल पॉपुलेशन की एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट होती है कि इसका फायदा हमें नहीं मिलता है। मिनरल्स एक्सप्लॉइट किए, दूसरी जगह ले गई, प्राइवेट कंपनीज फायदा उठा सकती है, गवर्नमेंट फायदा उठा सकती है, हम वहीं के वहीं रह गए। इनफैक्ट इसके जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं उसकी वजह से पहले ये कंप्लेंट भी आती रही है कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ करते थे, मतलब गांव के गांवों को हटाना पड़ता था, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं किया जाता था, वहां के लोकल लोगों को रोजगार नहीं दे पाते थे। इस कंप्लेंट की वजह से बहुत सारा रिजेंटमेंट भी लोकल पॉपुलेशन में पहले देखा गया है। तो गवर्नमेंट ने 2015 में कहा इसको दूर करने के लिए हम एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड बनाएंगे, एक DMF बनाएंगे, ताकि जो भी मिनरल का एक्सप्लॉइटेशन होगा, माइनिंग होगी, उसका एक परसेंटेज उस डिस्ट्रिक्ट के DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड में जमा होगा, और उस पैसे को, जो कि वहां के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी डिसाइड करेगी, उस डिस्ट्रिक्ट में उस पैसे को आप हेल्थ में खर्च करना चाहते हैं, सड़कें बनाने में खर्च करना चाहते हैं, एजुकेशन में खर्च करना चाहते हैं, सोशल सेक्टर में खर्च करना चाहते हैं, ताकि लोकल पॉपुलेशन को भी उस मिनरल से होने वाली इनकम, आय, रेवेन्यू का फायदा मिल सके, ताकि लोकल पॉपुलेशन को भी लगे कि हमारे यहां से जो मिनरल निकाले जा रहे हैं उसका बेनिफिट हमें भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। 2015 के ये मेजर 4 या 5 चेंजेस के बाद 2020-21 में गवर्नमेंट ने फिर से रिव्यू किया और गवर्नमेंट ने कहा इनके अलावा कुछ और नए स्टेप्स भी हम लेना चाहेंगे, कुछ नए रिफॉर्म्स को हम लाना चाहेंगे। और इस MMDR एक्ट को गवर्नमेंट ने फिर से जनवरी 2020 में एक बार फिर से अमेंड किया, रिफॉर्म किया, चेंज किया। और गवर्नमेंट ने कहा एक बड़ी दिक्कत यह देखी जाती है कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर मिनरल के लिए, मान लीजिए कोल के लिए या बॉक्साइट के लिए, जिंक के लिए कोई माइन हुआ करती थी, और मान लीजिए वो माइन 30 साल के लिए थी। 30 साल में आपका कंसेशन खत्म होता है, दोबारा से माइन किसी और को दी जाएगी, तो जो नया कंसेशनर होगा, जिसको नई कंपनी को माइन मिलेगी, उसको सारे परमिट, सारे लाइसेंसेस फिर से लेने पड़ेंगे, और उसमें बहुत टाइम लगता है। तो कई बार ऐसा होता था कि पुरानी कंपनी की लीज खत्म हुई, नई कंपनी को वो सेम एरिया अलॉट हुआ, लेकिन बीच के 3 या 4 साल वहां पे कोई माइनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि नई कंपनी को वो सारे परमिट्स लेने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता था। तो गवर्नमेंट ने कहा इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए और प्रोडक्शन रुके ना, वो अनइंटरप्टेड चलता रहे, इसको इंश्योर करने के लिए हम एक प्रोविजन, एक अमेंडमेंट, एक रिफॉर्म लाते हैं कि जितनी भी ब्राउनफील्ड माइंस होंगी, जैसे ही वो ओल्ड लेसी से ट्रांसफर होंगी नए बिडर के पास, नई कंपनी के पास, नए लेसी के पास, तो 2 साल के लिए वो सारे परमिट्स जो पुराने लेसी के पास हुआ करते थे ऑटोमेटिकली नए बिडर को ट्रांसफर हो जाएंगे।
ताकि 2 साल के अंदर जो नया सक्सेसफुल बिडर है, नई कंपनी है, नया अलॉटी है, वो अपने एनओसीज को, लाइसेंसेस को सबको रिन्यू करवा सके। 2 साल तक उसको पुराने वाले ही मिल जाएंगे जो लगातार लागू रहेंगे, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि समय लग जाता है उन लाइसेंसेस को रिन्यू करवाने में, और इस पीरियड में अगर आपके पास लाइसेंसेस नहीं है तो जो नया अलॉटी है, बिडर है, वो माइनिंग कर ही नहीं पाएगा। माइंस बंद पड़ी रहेंगी, उसको रीस्टार्ट करना अपने आप में एक मेजर चैलेंज रहेगा। एक बहुत बड़ा चेंज 2020-2021 में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि बहुत बार यह भी देखा गया है कि अगर कोई भी माइन ऑक्शन में जाती है और किसी सक्सेसफुल बिडर को वो माइन मिलती है, तो यह जिम्मेदारी उस बिडर के ऊपर थोप दी जाती है कि जितनी भी क्लियरेंसेस हैं, रेगुलेशंस हैं, एनओसीज हैं, परमिट्स हैं, ये वो बिडर खुद जाकर लेगा, जिसमें 3 से 4 साल कई बार लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो जिम्मेदारी है कि सारे परमिट्स, लाइसेंसेस ऑक्शन के बाद प्राइवेट प्लेयर्स को लेने होंगे, सक्सेसफुल बिडर्स को लेने होंगे, या अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी को ऑक्शन में वो लीज मिलती है उनको लेने होंगे। इसके बजाय ऑक्शन से पहले ही, नीलामी से पहले ही स्टेट गवर्नमेंट्स वो सारे लाइसेंसेस लेके रखे, ताकि जैसे ही ऑक्शन में वो नए सक्सेसफुल बिडर को लीज मिलती है, वो खान मिलती है, वो कंसेशन मिलता है, कि वो सक्सेसफुल बिडर लाइसेंसेस की चिंता किए बिना अपना प्रोडक्शन तुरंत ही शुरू कर सके। इसके अलावा किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे, नई टेक्नोलॉजी हम लाएंगे माइनिंग सेक्टर में, इसको बढ़ावा देने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020-21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, उसके थ्रू भी कई सारे नए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को अंजाम देने की कोशिश की गई है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक सीमलेस, फ्लॉलेस, स्मूथ, एक कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिजीम लाएंगे, जिसमें 500 से भी ज्यादा माइनिंग ब्लॉक्स को हम ऑफर करेंगे एक ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा जो बॉक्साइट और कोल है, उन मिनरल ब्लॉक्स का हम जॉइंट ऑक्शन करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा कि एक डिफरेंशिएशन रहता था, एक फर्क रहता था कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस का, इस डिफरेंशिएशन को हम खत्म करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने खुद के यूज के लिए माइंस ले रहे हैं, मतलब कैप्टिव यूज के लिए, या बेचने के लिए माइंस ले रहे हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस अब नहीं रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि अलग अलग मिनरल्स के लिए एक मिनरल इंडेक्स को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी को रैशनलाइज किया जाएगा और एक शेड्यूल ऑफ चार्जेस को अप्रूव किया गया पहली बार कि जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फंड हम करेंगे एनएमईटी मतलब नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के थ्रू, उनके लिए कितना खर्चा अनुमन्य होगा या कितना खर्चा एलिजिबल होगा, कितनी इनको फंडिंग मिल सकती है, ये इस शेड्यूल ऑफ चार्ज के थ्रू निर्धारित या डिटरमिन किया जा सके। इसके अलावा टाइमली और अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस को भी लाया जाएगा, जैसे कि एम्स का मतलब दिल्ली वाला हेल्थ केयर वाला एम्स नहीं, AIMS मतलब एल्यूमिनियम इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अलावा CIMS कॉपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, इनको भी लागू किया जाएगा ताकि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं दूसरे कंट्री से एल्यूमिनियम और कॉपर, उसको भी ऑनलाइन तरीके से प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जा सके। तो दोस्तों, एक शॉर्ट डिस्कशन ऑन मिनरल सेक्टर ऑफ इंडिया। क्या 1957 का जो हमारा मेजर एक्ट है, जिसको MMDR एक्ट भी कहा जाता है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसको 2015 में कैसे हमने रिफॉर्म किया, फिर 2020-21 में हमने कैसे रिफॉर्म किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए कि हम मिनरल सेक्टर में ऑक्शन जो है इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर सके, लाइसेंसेस को कम कर सके, बीच में डिसरप्शन ना हो, पुराने कंसेशनर और नए कंसेशनर के बीच में उसको कैसे इंश्योर कर सके, स्टेट गवर्नमेंट सारे लाइसेंसेस खुद ले, एनओसीज खुद ले, सारे परमिट्स खुद ले, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को इस दिक्कत से दूर रखा जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या NMET है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, और लोकल लेवल पे इस मिनरल एक्सप्लोरेशन का, एक्सप्लॉयटेशन का लोकल फायदा उठा सके, उसकी लोकल पॉपुलेशन को फायदा मिल सके, इसके लिए किस तरीके से DMF या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड को एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि लोकल लोगों के लिए भी वो सारी सुविधाएं इस पैसे से उपलब्ध कराई जा सके, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मेरे एरिया से मिनरल्स को निकाला जा रहा है लेकिन मुझे इसके फायदे से दूर रखा जा रहा है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है, नेक्सलिज्म या जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही रहा कि ऐसे एरिया से जब एक्सप्लोरेशन हुई या मिनरल्स को निकाला गया, लोकल पॉपुलेशन को ऐसे लगने लगा कि इसका फायदा हमें
नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने हथियार उठाए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की समस्या से आज भी हमारा देश जूझ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम इंश्योर करेंगे कि लोकल पॉपुलेशन को भी मिनरल एक्सप्लोरेशन का फायदा पूरा पूरा मिल सके। अगला हमारा जो आज का सब टॉपिक है दोस्तों, वो है कि कोविड-19 ने जब हिट किया पूरे देश को, पूरी दुनिया को, तो गवर्नमेंट ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया और उसके तहत कई सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी उस वक्त लॉन्च किए गए। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जिसको मई 2020 में लॉन्च किया, इस कैंपेन के तहत गवर्नमेंट ने चाहे डिफेंस सेक्टर हो, प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो स्पेस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर हो, मिनरल्स हो, चाहे एटॉमिक रिसर्च हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी में कई सारे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे डिफेंस इंपोर्ट सेक्टर में गवर्नमेंट ने कहा कि कई सारे सेक्टर्स में अब हम बाहर के देशों से इक्विपमेंट को, जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, इंपोर्ट करना बंद करेंगे, ताकि हम बाहर से उस इक्विपमेंट को नहीं मंगाएंगे, अपने ही देश में अपनी ही कंपनीज या बाहर की कंपनीज जो इंडिया में आके इक्विपमेंट बनाना चाहती हैं, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि जो प्रोडक्शन है डिफेंस इक्विपमेंट का या डिफेंस प्रोडक्शन का, उसको अब हम इंडिजिनाइज करेंगे, मतलब हमारे देश में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे देश में ही उस प्रोडक्शन को हम कर सकें। इसके अलावा एक सेपरेट बजट बनाया गया कि जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट है, कैपिटल इक्विपमेंट हम खरीदना चाहते हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए, उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, उसमें अब 49% से बढ़ाकर 74% तक एफडीआई आ सकती है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं, जिनको ओएफबीज भी कहा जाता है, उनको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑटोनॉमी के लिए उनको अब कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है, उनको लिस्ट कर दिया गया है स्टॉक मार्केट में, ताकि उनकी ऑटोनॉमी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े एंड उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़े। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में कैसे हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेंगे, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसको मई 2020 में लॉन्च किया गया, अब स्पेस सेक्टर में इसरो फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाया जा रहा है, ताकि जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि स्पेस ट्रैवल हो, प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन हो, जियोस्पैशियल डेटा पॉलिसी हो, रिमोट सेंसिंग डेटा हो, एरियाज हो, सेक्टर्स हो, इसमें अब इसरो के अलावा, गवर्नमेंट एजेंसीज के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ अब इसरो तक ही लिमिट ना रहे, लेकिन हमारे स्टार्टअप्स, प्राइवेट प्लेयर स्पेस में इन्वेस्ट करें, इस सेक्टर, स्पेस सेक्टर में इनोवेट करें। सिमिलरली एविएशन सेक्टर की अगर आप बात करें तो 2020 के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 6 से ज्यादा एयरपोर्ट को अब ऑक्शन किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पे। 12 से ज्यादा एयरपोर्ट्स के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बिड्स को इनवाइट किया जा रहा है। इसके अलावा जो एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिलैक्स किया जा रहा है, ताकि फ्लाइंग को हम कहीं ज्यादा एफिशिएंट बना सकें। इसके अलावा इंडिया कैसे एक एमआरओ हब, मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस हब के तौर पे इमर्ज हो सके, ताकि एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस इंडिया में हो, उनका रिपेयर इंडिया में हो, उनका प्रोडक्शन इंडिया में हो, ऑपरेशनल हब इंडिया में इमर्ज हो सके, उसके लिए भी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको इंडिया रैशनलाइज करने के डायरेक्शन में लगातार वर्क कर रहा है। इसके अलावा मिनरल सेक्टर में कि जो मोनोपोली है कोल सेक्टर पे, कि सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही कोल सेक्टर में एक्सप्लोर कर सकती हैं, उसको खत्म किया जाए। कमर्शियल माइनिंग में भी अब रेवेन्यू शेयर बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है, उनको अलाउ किया जा रहा है। अब वो चाहें तो कोल ब्लॉक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, सिर्फ जो प्रूवन कोल ब्लॉक्स हैं उनमें ही नहीं, लेकिन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के लिए भी NEMT, अभी हमने जो बात की नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से भी फंडिंग लेके एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के लिए भी प्राइवेट प्लेयर्स को फंडिंग अवेलेबल करवाने की गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है। सिमिलरली जो पावर सेक्टर है उसमें जो पावर यूटिलिटीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिनको आप डिस्कॉम्स भी कहते हैं, खासतौर से यूनियन टेरिटरीज में उनको प्राइवेटाइज किया गया है नई टैरिफ पॉलिसी के तहत। इसके अलावा सिर्फ यही एरियाज नहीं, लेकिन हाई एंड टेक्नोलॉजी, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जैसे एटॉमिक रिसर्च है, उसमें किस तरीके से हम प्राइवेट प्लेयर्स को लाएं, पीपीपी मोड पे हम उसमें काम करें। खासतौर से अगर हमें बनाने हैं मेडिकल आइसोटोप्स, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में जो यूज आते हैं आइसोटोप्स, उनको मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स भी करें।
किस तरीके से हम नई फैसिलिटी सेटअप करें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में, खासतौर से ऐसे एरियाज में जहां पे एटॉमिक रिसर्च काम आ सकती है, फूड प्रिजर्वेशन के एरिया में इरेडिएशन टेक्नोलॉजी यूज करके। इसके अलावा TDIC टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स बना के कैसे हम एक रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बना सके न्यूक्लियर या एटॉमिक रिसर्च सेक्टर में। और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनरल्स, स्पेस, एविएशन, एटॉमिक रिसर्च ही नहीं, लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब में कैसे बूस्ट कर सके हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, इसका मतलब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ रुपए उसमें लगने हैं। एक प्राइवेट प्लेयर आता है, असेसमेंट करता है कि इस सेक्टर में अगर मैं 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो 70 करोड़ रुपए ही मैं इससे वापस कमा पाऊंगा, 30 करोड़ रुपए मुझे फिर भी कम पड़ जाएंगे, मुझे नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा आप इस प्रोजेक्ट में आइए, जो 30 करोड़ रुपए हैं ये हम अपनी जेब से आपको देंगे। गवर्नमेंट ने पहले कहा कि हम सिर्फ 20% तक ही फंड करेंगे, लेकिन नई पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने इसको अब बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20% से बढ़ाकर अब 30% वायबिलिटी गैप फंडिंग इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अब अप्रूवल दे दिया है। तो कोविड-19 में जब आत्मनिर्भर भारत अभियान को मई 2020 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम सभी सेक्टर्स में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, मिनरल्स हो, एटॉमिक रिसर्च हो, पावर सेक्टर हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, इन सभी में कोशिश करेंगे कि इंडिया सेल्फ रिलायंस अचीव कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। उसके लिए गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट को भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए हम बोल्डर और स्पीडियर डिसीजंस को लेंगे ताकि इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ट्रू पोटेंशियल है, जो हिडन पोटेंशियल है, उसको हम रियलाइज कर सके। तो दोस्तों, एक शॉर्ट डिस्कशन ऑन कोविड-19 एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। और दोस्तों, आज का हमारा जो अगला सब टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके माइंड में आता है, सबसे पहले आपको क्या सूझता होगा? रोड्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश के लिए प्रोटीन की तरह है। जैसे ह्यूमन बॉडी या हमारे शरीर के लिए प्रोटीन एक लाइफलाइन है, बिना प्रोटीन के हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी भी इकोनॉमी, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी या कोई भी ग्लोब की और इकोनॉमी हो, उसके लाइफलाइन के तौर पे एक्ट करता है। और कोई भी किसी भी इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर हो मतलब मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी सेक्टर हो मतलब कि सर्विसेज, सभी के लिए किसी ना किसी लेवल का एक सूटेबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। तभी आप ग्रो कर पाएंगे, तभी आप डेवलप कर पाएंगे एज ए कंट्री, एज एन इकोनॉमी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने भी किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके, उसको मेजर प्रायोरिटी देते हुए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पास्ट में या पहले जिस लेवल की प्रिपेयर्डनेस, जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट, जिस लेवल की परफॉर्मेंस की हमें जरूरत ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो शायद हम उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाए। और इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले समझना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहां किसको जाता है। मोटे मोटे तौर पे अगर आप देख लें तो किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज जिसमें इन्वेस्टमेंट लेवल काफी ज्यादा आपको चाहिए होता है और किसी भी इकोनॉमी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, उसको आप इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे कैटेगराइज कर सकते हैं। और ऐसे सेक्टर्स जिनको पर्टिकुलर इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को जरूरत पड़ सकती है, पूरी इकोनॉमी को जिनकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, हाउसिंग, अर्बन इम्यूनिटीज एक्सेट्रा, इन सभी को आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सली 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको कोई भी कंट्री हो, कोई भी इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मानती है। और वो 3 सेक्टर्स हैं पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी को, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री को फायदा नहीं पहुंचाते हैं, पूरी इकोनॉमी को उससे बेनिफिट मिलता है। इस वजह से इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को गवर्नमेंट खुद भी फंड करे और खुद के साथ साथ
किसी ना किसी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लेकर आए। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, बहुत सारे डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए, उसमें जो लेवल का इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट हमें चाहिए था, वो हम शायद अचीव नहीं कर पाए। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने पिछले कई साल में बहुत मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, ताकि उस इन्वेस्टमेंट को लाके जो हम पिछड़ते चले जा रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उस पिछड़ेपन को हम लगातार जल्दी से जल्दी दूर कर सकें। और जो अंडर इन्वेस्टमेंट की दिक्कत थी हमारी इकोनॉमी में पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद, उसको अब हम सफिशिएंट फंडिंग के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू भी, प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू भी लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को अब हम नेक्स्ट लेवल तक, वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचा पाए। और जिस तरह के बॉटलनेक्स थे, कंस्ट्रेंट्स थी, दिक्कतें थी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हायर लेवल्स ऑफ ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रही थी, उन दिक्कतों को अब दूर करने की डायरेक्शन में वॉर स्केल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी जुट गई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सिर्फ पब्लिक ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बॉटलनेक्स हैं उसको दूर कर पाएंगे। और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऑल्टरनेटिव नहीं है कि अगर आपने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो पब्लिक सेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना पैसा, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, रोड्स में, रेलवेज में, पावर में, कम्युनिकेशन में, शिपिंग में और बहुत सारे सेक्टर्स में, इन सभी में प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए तो हमें पब्लिक सेक्टर भी चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जिसको कई बार यह भी कहा जाता है कि शायद उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अगर इन्वेस्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कई बार उस पैसे को वसूलने में, लोगों पे टोल लगाने में, टैक्स लगाने में थोड़ी सी हिचक होती है, पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यू होता है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट उसको आप ना कहें। इसकी वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी लाना होगा। इसके अलावा हमें 3 बड़े रिफॉर्म्स भी लाने होंगे। हमें पावर सेक्टर को मेजरली रिफॉर्म करना होगा, हमें यूजर चार्जेस लगाने होंगे। अगर कोई रोड यूज कर रहा है, एक्सप्रेसवे यूज कर रहा है, हाईवे यूज कर रहा है, टोल लगाना होगा। एयरपोर्ट यूज कर रहा है, उस पर यूजर चार्जेस लगाने होंगे। बस स्टैंड यूज कर रहा है, उस पर यूजर चार्जेस लगाने होंगे। प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, रेलवेज यूज कर रहा है, तो अप्रोप्रिएट रैशनल यूजर चार्जेस हो, अफोर्डेबल हो, लगाने ही पड़ेंगे। वरना अगर हम फ्री में सब कुछ देते चले जाएं, वो सस्टेनेबल नहीं है। सिमिलरली जो रेलवे का किराया है, रेलवे फेयर्स है, उसको भी हमें रैशनलाइज करना ही होगा, क्योंकि लगातार रेलवेज को घाटे में चलाए जाना बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। फिर हो सकता है रेलवेज का भी वही हाल हो जो एयर इंडिया का हुआ। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि हम अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाएं ही बढ़ाएं, लेकिन विग्रस एफर्ट्स हमें करने होंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी लाने के लिए। और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड हो इंडिया में आके, इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया की पावर यूटिलिटीज में, रोड्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, हाईवेज में, रेलवेज में, शिपिंग में, अर्बन सेंटर्स में, हाउसिंग सोसाइटीज में, इन सब में इन्वेस्ट करें। और ये आप कर पाएंगे जब एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। और ये आप कर पाएंगे अगर हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो क्लियरेंस प्रोसीजर्स हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकें, उसमें ट्रांसपेरेंसी ला सकें, उसमें सर्टेनिटी ला सकें। पहला मेजर रिफॉर्म। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इसको आप अनबंडल कर दीजिए। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप अलग से सेग्रीगेट कर लीजिए जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें आप पब्लिक फंडिंग करिए। ऐसे सेक्टर जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं, अनबंडल सेगमेंट्स को आप अलग से कैटेगराइज करिए और उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट करिए। इसके अलावा एक क्रेडिबल, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लाना जरूरी है, तभी प्राइवेट प्लेयर्स को लगेगा अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हमें एक फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट इस कंट्री में, इस इकोनॉमी में मिल पाएगा। अगर आप ऑफिशियल आइडियोलॉजी की बात करें तो गवर्नमेंट का लगातार एफर्ट है कि हम एक क्वालिटी और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, सेक्टर, सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, ताकि हमारी जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको पूरी तरह इंडियन इकोनॉमी कैपिटलाइज कर सके, रियलाइज कर सके।
और प्लानिंग कमीशन ने भी ये बात फाइनली मानी कि जो शुरू से हमारी सोच थी कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इससे हमें अब निकलना होगा, इससे हमें आगे बढ़ना होगा। अब जो लेवल का स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, टेक्निकल एफिशिएंसी हमें चाहिए, एनफोर्समेंट चाहिए, यूजर चार्जेस का कंपैरेटिव मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए, वो सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट से नहीं आ पाएगा। इसका मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर को भी लाना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कह देना कि पब्लिक सेक्टर पूरी तरह विड्रॉ कर ले अपने आप को, सरकार इसको अब फंड ना करे, इन्वेस्ट ना करे, वो भी नहीं चलेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर भी पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को छोड़ देना बिना प्रॉपर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के, वो भी ऑप्टिमल आउटकम्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर भी रहे, प्राइवेट सेक्टर भी रहे, अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी रहे, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो फेयर हो। इसका मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएं, इसके साथ साथ एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क भी क्रिएट करें। प्राइवेट सेक्टर को लगे, उनको कॉन्फिडेंस आए, उनको इंसेंटिव्स आप दें कि वो लार्ज स्केल पे, मैसिव स्केल पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। साथ ही साथ प्रॉपर रेगुलेशन भी रखें, प्रॉपर चेक्स भी रखें, बैलेंसेस भी रखें, एक ट्रांसपेरेंट कंपेटिटिव रेगुलेटरी रिजीम भी आप लाए ताकि कोई मिसयूज उसका ना कर पाए। इसका मतलब ये जो अप्रोच है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, ये अब एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजर रही है। खासतौर से जब से जो इंडिया का नया पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग बनाया गया है, जिसने किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को। और नीति आयोग का जो 7 ईयर स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है, उसमें 4 सेक्शंस हैं। उस 4 सेक्शंस में से एक जो पूरा सेक्शन है, उसको नीति आयोग ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेडिकेट किया है। ये जो 7 ईयर स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है, इसका नाम दिया गया है स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। मतलब इंडिया जब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अचीव कर लेगा तो क्या क्या प्रायोरिटी सेक्टर्स इंडिया के लिए होंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी एक मेजर प्रायोरिटी एरिया माना गया है। और इस डॉक्यूमेंट में स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 में नीति आयोग ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का, खासतौर से इंडियन इकोनॉमी की फिजिकल फाउंडेशन है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। तभी हम अपनी कंपेटिटिवनेस को, हमारे बिजनेसेस की कंपेटिटिवनेस को बढ़ा पाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अचीव कर पाएंगे और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी ईज ऑफ लिविंग, रहने की सहूलियत को भी बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा जो सेक्टर है, इसमें जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें कुछ नए मॉडल्स, पीपीपी मॉडल्स, जैसे कि हैम मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इनको भी एक्सप्लोर करना होगा। और ये बड़े इफेक्टिव टूल्स के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको रोड सेक्टर में इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। एक्सप्लोर किया जा रहा है कि रोड के अलावा बाकी सेक्टर्स में भी अगर इसको हम इंप्लीमेंट कर पाए, जिससे प्राइवेट सेक्टर्स को कॉन्फिडेंस आए, वो भी कुछ मुनाफा कमाए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैसिव फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सके। और दोस्तों, पीपीपी मॉडल के डिफरेंट क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में एक एक मॉडल को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस मॉडल में क्या उसके सीरियस फीचर्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, गवर्नमेंट ने कब उनको ट्राई किया, क्या उसके नुकसान रहे, फेल हो गया, फिर नया मॉडल अडॉप्ट किया, उसके क्या नुकसान हुए, फिर ऐसे ऐसे हम एक एक करके इवॉल्व होते चले गए। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट डिस्कशन रहा ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के लेक्चर 23 का जो लास्ट हमारा टॉपिक है, वो है पावर सेक्टर। और जब भी आप पावर सेक्टर की बात करते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी, पावर आ गई क्या, लाइट आ गई क्या? तो आपको लगता है कि पावर सेक्टर सिर्फ लेजर या घर के लिए ही जरूरत है? बिल्कुल नहीं। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, लेजर टाइम हो, सभी में इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर एक एसेंशियल रोल प्ले करता ही है। और पिछले कुछ डिकेड्स में हम देखें तो पावर सेक्टर ने बहुत सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस किया है। डिमांड साइड पे भी कि सभी जगह हमने इलेक्ट्रिफिकेशन की कोशिश की है, और सप्लाई साइड पे भी कि पहले हम सिर्फ प्रोड्यूस करते थे थर्मल पावर प्लांट्स, कोल पावर प्लांट्स, अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? रिन्यूएबल्स की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ, हाइडल एनर्जी की तरफ, एटॉमिक एनर्जी की तरफ। और अगर 2020 का डेटा देख लें तो इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होगी पावर की? रफली 374 गीगावाट। और इस 374 गीगावाट में से 230 गीगावाट है थर्मल पावर प्लांट्स की, रफली 46 गीगावाट है हाइड्रो पावर प्लांट्स की, रफली 68 गीगावाट है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, रफली 90 गीगावाट के आसपास है रिन्यूएबल्स एंड अदर सोर्सेज, जो लगातार और ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या टारगेट है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा हमारा देश। उसके लिए हमें जो
रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इनको और बढ़ाना होगा, एटॉमिक एनर्जी को और बढ़ाना होगा, हाइड्रो एनर्जी को और बढ़ाना होगा, थर्मल फॉसिल फ्यूल्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है पावर सेक्टर की उसको हमें कम करना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि जो एनर्जी डेफिसिट हुआ करता था, मतलब अगर मेरे देश को मान लीजिए 500 गीगावाट की जरूरत है, लेकिन मेरे यहां पे जितने भी सोर्सेज हैं प्रोडक्शन के जिनसे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है वो सिर्फ 400 ही गीगावाट है, तो जो 100 गीगावाट का डिफरेंस है, कमी है, इसको आप एनर्जी डेफिसिट कहेंगे। ये अब लगातार क्लोज होता चला जा रहा है, मतलब डिमांड मेरी बढ़ रही है लेकिन सप्लाई को मैं और तेजी से बढ़ा रहा हूं ताकि जितनी मुझे जरूरत है और जितना मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं उसमें जो गैप रह जाएगा अब वो बहुत कम रह गया है। तभी मैं सभी इंडस्ट्रीज को, हाउस होल्ड्स को, सेक्टर्स को, इकोनॉमिक एरियाज को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर कर पाऊंगा। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बेटर हो जाए, आपकी एनर्जी इंटेंसिटी बेटर हो जाए। और क्या होती है एनर्जी इंटेंसिटी? एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब है कि अगर आप 1 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितने इनपुट की आपको उसमें जरूरत पड़ेगी। मतलब हो सकता है 1 गीगावाट प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं कोल की बात करूं, मान लीजिए मुझे 1 मेट्रिक टन कोल की जरूरत पड़ती है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से। हो सकता है कोई नई बेटर टेक्नोलॉजी आ जाए जो कहे कि अब आपको 1 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 1 मेट्रिक टन कोल की जरूरत नहीं, अब हो सकता है 0.8 मेट्रिक टन कोल से ही आप 1 गीगावाट प्रोड्यूस कर पाए। एनर्जी इंटेंसिटी आपकी बेहतर होती चली जा रही है। आपको नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, एनर्जी इंटेंसिटी को बेटर बनाना होगा, एनर्जी एफिशिएंसी को बेटर बनाना होगा। तो जितनी एनर्जी इंटेंसिटी कम होगी बेटर उसको माना जाएगा, मतलब आपको कम इनपुट लग रहा है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करने के लिए। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की बात कर लें तो अगर आप सारे सोर्सेज को मिला लें, मतलब ऐसे सोर्सेज जिनकी डिमांड 1 मेगावाट या उससे ऊपर है, तो टोटल कैपेसिटी इंडिया की देख ले आप, कैप्टिव एंड जो पावर कैपेसिटी है यूटिलिटीज की, उन सबको मिलाने के बाद आज की तारीख में रफली 2022-23 में हमारी टोटल कैपेसिटी है 482 गीगावाट के आसपास, जो रफली 4.7% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और इस एनर्जी मिक्स में जो थर्मल पावर सोर्सेज हैं आज भी अनफॉर्चुनेटली रफली 59% के आसपास है। इसके अलावा अगर रिन्यूएबल सोर्सेज की बात देखें रफली 28% के आसपास, हाइड्रो सोर्सेज देखें तो रफली 11.7% के आसपास। 2014 में पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एफिशिएंट स्कीम को लॉन्च किया जिसको कहा गया IPDS, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। और गवर्नमेंट ने कहा कि जो डिस्कॉम्स है, डिस्कॉम्स का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं स्टेट की, जो आपके घर पे कनेक्शन देती हैं, जो तार बिछाती हैं, लगाती हैं, मीटर लगाती हैं, जिनको डिस्कॉम्स कहा जाता है, इनको हम कैसे एनेबल कर सकें कि ये 24/7 क्वालिटी और रिलायबल पावर सप्लाई इंश्योर कर सकें, खासतौर से अर्बन एरियाज में। उसके लिए हम IPDS इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च करेंगे। और गवर्नमेंट ने कहा कि सितंबर 2021 में डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर बना पाए, इसके लिए हमने जितने भी 546 हमारे सर्कल्स हैं पूरे कंट्री में, उसमें अपनी IPDS स्कीम को लागू कर दिया है। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि पूरे कंट्री में 100% हम किस तरीके से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर पाए, गांवों तक बिजली पहुंचा पाए, उसके लिए 2 मेजर योजनाओं को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। पहली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका टारगेट रहा कि जो हमारे गांव है वहां तक 100% तरीके से हम इलेक्ट्रिफिकेशन को पहुंचा पाए। तो गवर्नमेंट ने कहा जब गांवों तक हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के थ्रू 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इंश्योर कर रहे हैं, अब गांव तक अगर बिजली पहुंच गई तो हर घर तक बिजली कैसे पहुंचे, उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की सौभाग्य स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसके थ्रू हर घर में भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली पहुंचाएंगे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स रहे 2014 की IPDS अर्बन एरियाज के लिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की गांवों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, और यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। एक मेजर प्रॉब्लम हमारे पावर सेक्टर में हमेशा से रही है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की। मतलब जैसे मान लीजिए एक मेरा सबस्टेशन हो गया, सब स्टेशन से अब मुझे किसी गली में, मोहल्ले में, शहर में बिजली पहुंचानी है, वहां के लिए मैं तार बिछाऊंगा। अब मैं तार बिछाऊंगा तो कुछ तो तारों में लॉस होता ही है बिजली का, लेकिन कई लोग उसमें कटिया डाल लेंगे, इलीगल तरीके से कनेक्शन कर लेंगे, बिजली चोरी कर लेंगे। ये लॉसेस भी मेरे इंडिया में
बहुत ज्यादा देखे गए हैं। 2001 में ये लॉसेस रफली 33% के आसपास हुआ करते थे। ये अब लगातार कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा है। अगर 2019-20 का डेटा देखें तो 2001 में जो ये लॉसेस 33% के आसपास हुआ करते थे, अब घट के रफली 21% हो गए हैं। और पिछले ही हफ्ते जो न्यूज़पेपर में बड़ी अच्छी एक न्यूज आई कि फाइनली 2023 में ये घट के रफली 15% के आसपास हो गए हैं। इसका मतलब 2000 में 33% से आधे से भी कम अब हम ला पाए हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को। लेकिन अगर इसको आप ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करें, पीयर कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, तो चाइना में ये लॉसेस सिर्फ 6% है, साउथ अफ्रीका में सिर्फ 10% है, रशिया में सिर्फ 13% है, ब्राजील में सिर्फ 17.5% है। इसका मतलब इंडिया के टीएनडी लॉसेस आज की तारीख में भी जो 15% के आसपास आ गए, अभी भी साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज जिसमें सिर्फ 3.6% ये लॉसेस हैं, उसके मुकाबले काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025-26 तक इनको हम करीब 8 से 9% के बीच में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस को, ऑपरेशनल रेडीनेस को हम बेहतर नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा जो टारगेट है कि 100% हम शहरों के साथ साथ गांवों के साथ साथ घरों को भी 24/7 पावर सप्लाई इंश्योर कर पाएंगे, क्लीन एनर्जी दे पाएंगे, अचीव नहीं कर सकते। पावर आउटेजेस रहेंगी। नेशनल प्रायोरिटीज जैसे मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, इंडस्ट्री 4.0 है, इन सभी में जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की जरूरत है उसको मीट आउट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जब तक हम जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी फाइनेंशियल वित्तीय हालत को नहीं सुधारेंगे, तब तक वो जो लोन लेती हैं उसको चुका नहीं पाएंगे, डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को भी जो इन डिस्कॉम से पैसा मिलना था नहीं मिल पाएगा। तो डिस्कॉम्स तो डूबेंगी ही डूबेंगी, बाकी जो सेक्टर्स हैं उन पे भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट और ओवरऑल इकोनॉमी पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो टीएनडी लॉसेस हैं इसको हमें कम करना होगा। और ये जो टीएनडी लॉसेस हैं ये एक्चुअली पूरी तरह से जितने तरह के हमारे लॉसेस उनको कवर नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अब टीएनडी लॉसेस हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम एटी लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय अब हम एटीएनसी, इसका मतलब एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस को कैप्चर करेंगे। कोशिश करेंगे कि नेटवर्क में जितने एटीएनसी लॉसेस हैं इसको 8 to 9% की रेंज में 2024-25 तक ला पाएंगे। जो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ है उसको हम बेहतर करें, सिस्टमिक इंप्रूवमेंट्स करें, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को स्ट्रेंथन करें, ओवरलोडिंग को कम करें और रिएक्टिव पावर जो सपोर्ट है उसको हम इंस्टॉल करें। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो लॉसेस हैं मेनली 3 वजह से होते हैं। एक तो मीटरिंग एफिशिएंसी, मतलब हर घर में मीटर नहीं है, बहुत सारे एरियाज में मीटर नहीं लगे रहते, सिंपल फ्री में बिजली यूज करते हैं। तो हमें एक तो हर घर में मीटर लगाना होगा, मीटरिंग एफिशिएंसी को बेटर करना ही होगा। दूसरा, बिजली की चोरी, थेफ्ट, कटिया लगा के बीच में से तार में से निकाल के बिना मीटर के बिना पे करे जिस तरह की थेफ्ट है, चोरी है, इसको कम करना होगा। पिल्फरेजेस, बीच में तार टूट गए, ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो गया, उसको स्ट्रेंथन करना होगा। ओवरहैंगिंग वायर्स को हटाना होगा, अंडरग्राउंड केबलिंग को हमें प्रमोट करना होगा, मीटरिंग एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, प्रॉपर एनर्जी अकाउंटिंग करनी होगी, ऑडिटिंग करनी होगी, बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ानी होगी कि मीटर तो लगा दिया लेकिन अगर वो बिल पे नहीं कर रहे हैं तो प्रीपेड मीटर्स ले आइए। जब तक रिचार्ज नहीं करेगा, मीटर काम नहीं करेगा, लाइट नहीं चलेगी। तो वो इंश्योर करेगा कि एफिशिएंटली लाइट को यूज करे, उसके लिए प्रॉपर जो रैशनल यूजर चार्जेस हैं उसको पे करे। इसके अलावा ऐसे पर्सनल फीडर मैनेजर्स एटीएनसी लॉसेस के लिए जो जिम्मेदार है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि अगर आपके यहां लॉसेस ज्यादा हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है इस थेफ्ट को पकड़ने की, प्रिविलेजेस को पकड़ने की, मीटरिंग एफिशिएंसी को इंश्योर करने की। तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से एटीएनसी लॉसेस को स्टेट डिस्कॉम्स के कम किया जाए उसके लिए उदय स्कीम को लॉन्च किया। और उदय स्कीम गवर्नमेंट की चौथी ऐसी स्कीम रही जिसका टारगेट यही रहा कि जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम्स है, उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। पहली स्कीम को लॉन्च किया गया 2001 में जिसका नाम रहा एपीआरडीपी, एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम। दूसरी स्कीम को लॉन्च किया गया 2008 में, रीस्ट्रक्चर्ड एपीआरडीपी, इसका मतलब रीस्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम। इसके बाद 2014 में आईपीडीएस, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, जिसको अर्बन एरियाज के लिए लॉन्च किया गया। इसमें जो आरएपीआरडीपी है इसको सबज्यूम कर लिया गया। एंड फाइनली
उदय स्कीम को लॉन्च किया गवर्नमेंट ने 2015 नवंबर में, और उदय की फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने कहा कि किस तरीके से डिस्कॉम्स के ऊपर जो बकाया है उसके इंटरेस्ट को कम कर सके, बर्डन को कम कर सके, कुछ हद तक हम फंड कर सके ताकि वो अपनी ऑपरेशन फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको बेहतर कर सकें, पावर की जो कॉस्ट है उसको कैसे कम कर सकें, एटीएनसी एग्रीगेट ट्रांसमिशन कमर्शियल लॉसेस है उसको कैसे कम कर सके, इस डायरेक्शन में हम मदद करने की कोशिश करेंगे। और 2015 में जो उदय स्कीम लॉन्च हुई, इसको गवर्नमेंट ने 2021-22 में फिर से रिवैम्प किया। एक रिवैम्प्ड, रिफॉर्म बेस्ड, रिजल्ट लिंक्ड न्यू रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS को लॉन्च किया अगले 5 साल के लिए, जो 2026 तक चलेगी। ये जो स्कीम है, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हम बढ़ा पाएं। स्टेट्स की जो बिजली वितरण कंपनीज हैं या स्टेट की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें, इसमें प्राइवेट सेक्टर की डिस्कॉम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी एफिशिएंसी खुद हाई करके अच्छे से अपने बिजनेस को रन करे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी गेन करे, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल जो अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव करे। इस स्कीम में, जिसको 2021-22 में लॉन्च किया गया है, RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसके थ्रू डिस्कॉम्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिलेगा अपने सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसका मतलब कि हम आपको पैसा तो देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को पूरा करना होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा, उसको जिस जिस स्टेट की जो जो डिस्कॉम पूरा करेगी उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। और गवर्नमेंट ने 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को इसमें तय किया है कि जो डिस्कॉम्स अपने एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस या AT&C लॉसेस को 2024-25 तक 12 से 15% की रेंज में ले आएंगे, उसको हम, ये जो नई स्कीम हमने 2021 में लॉन्च की है जिसका नाम है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS, इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। दूसरा, जो ACS ARR गैप है इसको 0 आप कर लेंगे 2024-25 तक, तब आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके अलावा आप अपनी कैपेबिलिटीज को मॉडर्न डिस्कॉम्स की तर्ज पर इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेंगे तो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो क्वालिटी है, रिलायबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, पावर सप्लाई की कंज्यूमर्स को एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल और ऑपरेशनली एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के तौर पे अगर आप एक मॉडल डेवलप कर पाएंगे, तब आपको इस स्कीम के थ्रू कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और ये जो स्कीम है जिसको कहा जाता है RDSS या रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसका जो आउटले है रफली 3.03 लाख करोड़ के आसपास है। जो करंटली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे IPDS है या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना है, इन सभी को इसमें सब्स्यूम कर दिया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए है, इनको भी इस स्कीम में सब्स्यूम कर दिया गया है या सम्मिलित कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 23, इसमें हमने 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की। स्टार्टअप इंडिया, इंडस्ट्री 4.0, मिनरल्स, कोविड-19 इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सेक्टर। मुझे उम्मीद है आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।